हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लैक ऑपेरॉन के बारे में और सिंपल टॉपिक है। थोड़ा सा बेसिक से अगर समझा जाए तो बहुत आसान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक से। हमें बेसिकली ये समझना है कि एक ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट होती है, तो भाई ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो हमें एक प्रमोटर देखने को मिल सकता है, एक टर्मिनेटर देखने को मिल सकता है, और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये है स्ट्रक्चरल जीन। नाउ स्ट्रक्चरल जीन से बनता है आरएनए और इससे आगे चलकर बनेगा प्रोटीन। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में वो सारी चीजें एनसीईआरटी नहीं बताती जो कि कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में होती हैं। जैसे कि यहां पे दो चीजें और होती हैं। वो दो चीजें क्या है? एक तो है रेगुलेटरी जीन जो कि इस स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करेगा कि भाई ये एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा। इसके अलावा एक और चीज होती है, एक और सीक्वेंस होता है जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटर। यानी ऑपरेटर एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके पास में एक्सेस होता है प्रमोटर का। ओके, अगर स्ट्रक्चरल जीन एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक ही है, नंबर में एक ही है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक, क्योंकि यहां से अल्टीमेटली एक ही आरएनए और एक ही प्रोटीन बनने वाला है। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल जीन में एक से ज्यादा, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन एक से ज्यादा हैं, दो हैं या फिर तीन हैं, अगर हम लैक ऑपेरॉन की बात करें तो उसमें तीन होते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो हम कंडीशन पढ़ने वाले हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो जो पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन जब होती है, जो कि देखने को मिलती है प्रोकैरियोट्स में, इस कंडीशन को हम बोल देते हैं ओपेरॉन। और क्योंकि हम यहां पे लैक्टोज से रिलेटेड ओपेरॉन पढ़ रहे हैं तो नाम हमने रख दिया लैक ऑपेरॉन। तो ये तो हो गया बेसिक। अब आपको रेगुलेशन समझना है ताकि ये किस तरीके से काम करता है वो समझ में आ सके। रही बात रेगुलेशन की, तो रेगुलेशन करने के कई तरीके हैं, लेकिन यहां पे हम बात करेंगे रेगुलेशन जो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे किया जाता है। अब ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे जो रेगुलेशन किया जाता है उसमें क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन को या तो चलाया जाता है या रोक दिया जाता है। अगर जीन नहीं, हम ये नहीं चाहते कि प्रोटीन बने, तो जीन जो है बेसिकली जो डीएनए का पार्ट है उससे आरएनए बनने नहीं देंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन होगी ही नहीं, तो प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर हम चाहते हैं कि जीन से आरएनए बने या प्रोटीन बने तो ट्रांसक्रिप्शन चला देंगे। अब इस रेगुलेशन को कंट्रोल करता है रेगुलेटरी जीन। अब रेगुलेटरी जीन क्या कर सकता है? देखो, रेगुलेटरी जीन या तो चला सकता है यानी ट्रांसक्रिप्शन करवा सकता है, या फिर रेगुलेटरी जीन रोक सकता है। क्योंकि हम लैक ऑपेरॉन पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे रेगुलेटरी जीन रोक रहा है, स्टॉप करवा रहा है। रेगुलेटरी जीन क्या होता है? रेगुलेटरी जीन एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि या तो प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं भी कर सकता। देखो, जीन की डेफिनेशन जो आप पढ़ते हो कि ऐसा सीक्वेंस जो कि प्रोटीन को कोड करे या फिर आरएनए को कोड करे, वो ठीक नहीं है, मतलब वो टेक्निकली सही नहीं है। जीन वो होता है जो अपना एक्सप्रेशन दे, किसी भी फॉर्म में दे सकता है, चाहे आरएनए की फॉर्म में चाहे प्रोटीन की फॉर्म में। तो इतनी बात आपको अभी तक आ जानी चाहिए समझ में, अगर लैक ऑपेरॉन ढंग से पढ़ना है तो रेगुलेटरी जीन स्टॉप करवाने वाला है। क्या करेगा? मैं मान के चलता हूं कि रेगुलेटरी जीन प्रोटीन बनाएगा, तो इसने प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन आगे चलकर पूरी मशीनरी को स्टॉप करने वाला है, तो मैं इसे नाम दूंगा रिप्रेसर। अगर ये प्रोटीन आगे चलकर मशीनरी को चालू करवाता तो मैं इसे नाम देता एक्टिवेटर, यहां पे मैं नाम दूंगा रिप्रेसर। अब रेगुलेटरी जीन से बनने वाला जो प्रोटीन है ना, ये कहां काम करता है? ये बेसिकली जो रिप्रेसर होता है ये या तो डायरेक्टली आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड कर सकता है,
या फिर ये बाइंड कर सकता है ऑपरेटर से। अब दो सवाल यहां पे आते हैं। पहली बात तो कि आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेगा या ऑपरेटर से बाइंड करेगा, फर्क क्या है। दूसरा, अल्टीमेटली बंद होना या फिर स्टार्ट होना किस पे निर्भर करता है। तो मैं एक बार केस ले लेता हूं कि रिप्रेसर आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करा। आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज को पहुंचना होता है प्रमोटर के पास, ठीक है, क्योंकि प्रमोटर के पास जब वो पहुंचेगा तभी वहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी। तो अगर रिप्रेसर आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है तो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर नहीं मिलता। ओके, अगर रिप्रेसर बाइंड करता है ऑपरेटर से तो ऑपरेटर के पास में एक्सेस होता है प्रमोटर का, और प्रमोटर से आकर जुड़ना चाहता है आरएनए पॉलीमरेज। तो ऑपरेटर ये एक्सेस बंद कर देता है, यानी प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज को फिर नहीं मिलता। तो चाहे रेगुलेशन रिप्रेसर के सीधे आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करने से हो या फिर ऑपरेटर से बाइंड करने से हो, अल्टीमेटली आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर नहीं मिलता, क्योंकि ऑपरेटर के साथ में अगर बाइंड करेगा तो प्रमोटर का एक्सेस खत्म कर दिया जाता है। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि ऑपरेटर क्या होता है, जिसके पास में एक्सेस होता है प्रमोटर का। एक तरीके से चाबी मान लो आप, ऑपरेटर के पास वो चाबी है जिससे प्रमोटर जो है वो एक्सेस किया जा सकता है। ओके, इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो अब लैक ऑपरेंड काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि लैक ऑपरेंड अल्टीमेटली काम कैसे करता है। देखो, मैंने ई कोलाई रखा एक सॉल्यूशन के अंदर, तो ये मेरा ई कोलाई है। इस ई कोलाई के आसपास मान लो कि लैक्टोज है, ठीक है। कंडीशन ये भी हो सकती है कि लैक्टोज नहीं है, ठीक है। एक बार के लिए ये देख लेते हैं कि अगर लैक्टोज नहीं आता तो क्या होता है। तो केस फर्स्ट लेते हैं हम। केस फर्स्ट में लैक्टोज जो है वो नहीं है, एब्सेंट है मीडियम में। तो लैक्टोज जब एब्सेंट है तो सिंपल सी बात यह है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पूरी है, जिसमें यहां पे रेगुलेटरी जीन जिसे आई से बताया गया है, आई मतलब यहां पे इनहिबिटरी, फिर यहां पे आपको प्रमोटर मिलेगा, फिर यहां पे आपको ऑपरेटर मिलेगा, फिर आपको यहां पे 3 स्ट्रक्चरल जीन मिलेंगे, Z, Y और A, और फिर फाइनली यहां पे आपको टर्मिनेटर मिलेगा। क्योंकि 3 स्ट्रक्चरल जीन है इसीलिए हम इसे पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आई है ये बेसिकली रेगुलेटरी जीन जिसे मैं RG से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो दर्शाता है। यहां पे प्रोडक्शन होगा एक रिप्रेसर प्रोटीन का, तो दिस इज रिप्रेसर प्रोटीन। अच्छा, रिप्रेसर प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले यहां पे बनेगा रिप्रेसर mRNA, इसका ट्रांसलेशन होगा और फिर फाइनली बनेगा रिप्रेसर प्रोटीन, और ये भागा भागा जाएगा और ऑपरेटर को कर देगा इनहिबिट। ऑपरेटर के इनहिबिट होने से क्या होगा, ऑपरेटर ने प्रमोटर का जो एक्सेस है वो कर दिया कैंसिल। अब आरएनए पॉलीमरेज जो यहां पे खड़ा है, जिसे बेसिकली जाना है प्रमोटर के पास, वो प्रमोटर के पास नहीं पहुंच पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज नहीं पहुंचा तो यहां पे किसी तरीके का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और ये मशीनरी बंद है। फिलहाल बंद है, किसके इफेक्ट की वजह से बंद है, ये जो रेगुलेटरी जीन जिसे आप आई नाम से भी जानते हो उसकी वजह से बंद है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि रेगुलेटरी जीन की वजह से मशीनरी बंद हो गई। दैट मीन्स कि ये एक तरीके का नेगेटिव रेगुलेशन है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं जिसमें लैक्टोज जो है वो अंदर एंटर हो जाता है। अब लैक्टोज जब प्रेजेंट है तो केस सेकंड की हम बात करेंगे। केस सेकंड में लैक्टोज जो है अब वो प्रेजेंट है।
इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, हम फिर से वही सेम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा रेगुलेटरी जीन, यहाँ पे हमारा प्रमोटर है, यहाँ पे ऑपरेटर है, यहाँ पे Z है, यहाँ पे Y है और यहाँ पे A है, ठीक है। और यहाँ पे अल्टीमेटली आपको लास्ट में टर्मिनेटर मिल जाएगा। ओके, अब मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया। यहाँ से बनेगा रिप्रेसर mRNA, उससे बनेगा रिप्रेसर प्रोटीन, और ये रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ जाना चाहता है, ऑपरेटर के पास। बट अभी मीडियम में लैक्टोज भी है, तो लैक्टोज इसको रोक लेगा, लैक्टोज इसके साथ में बाइंड हो जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा भाई लैक्टोज प्लस रिप्रेसर प्रोटीन। तो लैक्टोज ने इसे रोक लिया, तो लैक्टोज ने जब इसे रोक लिया तो ऑपरेटर के पास में ये नहीं पहुंचा, ऑपरेटर के पास ये नहीं पहुंचा तो प्रमोटर का एक्सेस भी ब्लॉक नहीं हुआ। एज ए रिजल्ट यहां पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर को फाइंड कर लेता है, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज ने जब प्रमोटर को फाइंड कर लिया तो जाहिर सी बात है कि ये ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहां पे ट्रांसक्रिप्शन भी थोड़ा यूनिक होता है। ZYA ये कहने को तो एक स्ट्रक्चरल जीन, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा स्ट्रक्चरल जीन, बट इससे बनने वाला जो mRNA है वो एक ही बनता है, जिसे हम बोलते हैं लैक mRNA। लैक mRNA यहां पे बनता है। नाउ इस लैक mRNA में बेसिकली 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन जो कि Z से ट्रांसक्राइब हुआ है, दूसरा पोर्शन जो ट्रांसक्रिप्ट हुआ है Y से, और तीसरा पोर्शन जो A से हुआ है। अब इसका होगा ट्रांसलेशन। यहां पे ट्रांसलेशन भी यूनिक है। ट्रांसलेशन में आपने कंडीशन पढ़ी होगी पॉलीराइबोसोम्स, तो ये जो पॉलीराइबोसोम्स वाली कंडीशन है ये यहां पे काम करती है। पॉलीराइबोसोम में क्या होता है, एक ही mRNA पे मल्टीपल राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं और वो अलग अलग पोर्शन का ट्रांसलेशन करते हैं। तो Z से बनने वाला जो प्रोटीन है वो बनता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, Y वाले पोर्शन से जो बनता है वो बनता है परमिएज, और A वाले पोर्शन से जो बना है, मतलब A वाले स्ट्रक्चरल जीन से जो प्रोटीन अल्टीमेटली बन के तैयार होता है वो इन फ्यूचर बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये प्रोटीन बनके तैयार हो जाएंगे, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ओके, इस बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का फंक्शन क्या है, ये तोड़ता है लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। ओके, यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि लैक्टोज जब आया तब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये होने लगी, तो इसे हम बोलते हैं कि इसने इंड्यूस कर दिया, यानी ये इंड्यूसर है। लैक्टोज के अलावा लैक्टोज का एक तरीके से आइसोमर होता है जिसका नाम है एलोलैक्टोज, वो भी इंड्यूसर की तरह एक्ट करता है। तो ये पूरी प्रोसेस है हमारी लैक ऑपेरोन की। ये सिंपल डायग्राम है, यहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लैक आई का मतलब यहाँ पे एक इनहिबिटरी जीन जो कि इनहिबिट करेगा प्रोसेस को। इसने mRNA बनाया जिसने प्रोटीन बनाया। प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है जब वो किससे मिल जाए, इंड्यूसर से, यानी इस केस में लैक्टोज या एलोलैक्टोज। अगर इनहिबिट हो गया है तो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर मिल गया और उसने फिर ट्रांसक्रिप्शन करके एक सिंगल mRNA बना दिया। इसी सिंगल mRNA से अलग अलग राइबोसोमल यूनिट जुड़कर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज बना देती है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।